प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में मैं अपने द्वारा वर्षों के अनुसंधान से निर्मित दो ज्योतिषीय सूत्रों की विवेचना करूंगा। हालांकि इस पर मैं दो छोटी पोस्ट अपने फेसबुक के हिंदी पेज पर लिख चुका हूं। फेसबुक के हिंदी पेज पे नहीं, फेसबुक के मेरे इंग्लिश पेज पे मैं लिख चुका हूं उसको। तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखना, मैंने वो लिंक दे दिए। और जैसे जैसे ये व्याख्यान आगे बढ़ेगा तो वो स्क्रीनशॉट भी मैं उन दोनों पोस्टों के दिखा दूंगा आपको इस पे। तो ये पोस्ट जो है अपने में इसलिए हो जाती है कि इसमें मैंने यह आपको बताया है कि चर आत्मकारक ग्रह जो होता है, यानी कुंडली में जिस ग्रह के सब सर्वाधिक अंश होते हैं राशि के अंदर, किसी भी राशि में, 12 राशियों में से किसी भी राशि में जिस ग्रह के सर्वाधिक अंश होते हैं वो आत्मकारक, चर आत्मकारक ग्रह कहा गया है। तो मेरे अनुभव में यह आया है कि उस ग्रह से इस बात का निर्णय आसानी से किया जा सकता है कि फलादेश करते समय राशि चक्र को ध्यान में रखा जाए या चलित चक्र को ध्यान में रखा जाए। बहुधा ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हमें लगता है चक्रीय प्रभावी है, और बहुधा ऐसी आ जाती है हमें लगता है कि राशि चक्र से ग्रह आगे पीछे गए, वो पूरा परिणाम ही बदल गया। तो इस संदर्भ में मैंने वो सूत्र प्रतिपादित किया था जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था। फिर इसी वीडियो व्याख्यान में मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि उपग्रह, जैसे मंगल का उपग्रह मृत्यु है, शनि के दो उपग्रह हैं, गुली का मांदी, एवं अन्य अन्य भी उपग्रह हैं, जैसे यमकंटक गुरु का बहुत ही शुभ उपग्रह है, और बुध का उपग्रह अर्धयाम है जिसे अर्धप्रहर भी कहा जाता है, यह भी शुभ उपग्रह है। तो मैं आपको यह बतलाऊंगा कि इनका उपयोग भविष्य फल में कैसे होता है। इससे पहले मैंने वीडियो डाला था, बना के डाला था, जिसका जो है पूर्ण विस्तृत विवेचना मैंने संध्या दिशा के ऊपर वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट पे पूर्ण विस्तृत लेख भी लिखा है, जिसमें भविष्यवाणियां भी हैं और वीडियो में भी है, जो मुझसे पिछला वीडियो है, देख लेना अगर आपने इच्छुक है तो उसमें मैंने ये ग्रहों की, जो उपग्रहों की भी जो उपयोगिता पे जोर दिया है। यूं तो मैंने बहुत सारी सफल भविष्यवाणियां करी हैं जो कि वेबसाइट पे भी हैं, ऑनलाइन भविष्यवाणियां, जिसमें मैंने उपग्रह को के द्वारा जो है मैंने विवेचना की है। इससे पहले कि ये आगे बढ़ाया जाए वीडियो व्याख्यान, मैं ये बता देना अनिवार्य समझता हूं कि चूंकि ये जो अभी मैंने कुछ उपग्रह बताए थे, ये सब वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के हैं, तो इनको जो है ग्रहों के समान दृष्टि जो है नहीं है। इनकी दृष्टियां मेरे अनुसंधान जो ज्योतिष क्षेत्र में है उसके अनुसार है। जैसे मृत्यु जो मंगल का है वो चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि रखता है मंगल की तरह। अर्धयाम की सिर्फ बुध की तरह सातवीं दृष्टि होती है। जो यमकंटक है उसकी गुरु की तरह पांचवीं, नवीं और सातवीं दृष्टि होती है। और गुलीक एवं मांदी दोनों ग्रहों की तृतीय, दशम और सप्तम दृष्टियां होती हैं। ये मेरे अनुसंधान के अनुसार है। तो मैं अब इस वीडियो व्याख्यान को आगे बढ़ाता हूं।
अब ये आता है वर्षफल में, क्योंकि वर्षफल मैं इसलिए ले रहा हूं कि हालांकि बहुत से ज्योतिषी आप लोग भी वर्षफल का कम ही उपयोग करते हैं, लेकिन वर्षफल का उपयोग ये शास्त्र सम्मत है। हालांकि ताजिक आदि आचार्य, ताजिक के आचार्यों ने बहुत काम किया, लेकिन वो ताजिक के बहुत सारे सूत्र वर्षफल में जो है वो कामयाब नहीं है, जैसा कि वर्णन किया गया है। तो ताजिक की दृष्टि भी अलग है, वो दृष्टियां 3 6 वो बहुत ही सामान्य, जैसे 3 5 अच्छी दृष्टि, 3 5 11 दृष्टि है, 9वीं दृष्टि है, अच्छी मानी गई है। लेकिन ये दृष्टियां वैदिक ज्योतिष में नहीं मानी गई है, क्योंकि वर्षफल एक जो है एक ट्री गोचरीय वो है, चार्ट है। जैसे दशाओं में भगवान पराशर ने जब दशा अंतरदशा के पारस्परिक संबंध का विचार किया है, तब वहां पे तीसरा पांचवा जो दशा से संबंध देखा जाता है, वो चीज ताजिक आचार्यों ने ऐसी की ऐसी वर्षफल में डाल दी है। तो वो दृष्टियां नहीं ली जाती। वर्षफल में जो दृष्टि मेरे अनुभव के अनुसार है, जो मेरे अनुसंधान के अनुसार है, वर्षफल में वही दृष्टि चलती है जो कि भगवान पराशर ने ग्रहों की जो है प्रभावी दृष्टियां दी गई है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको वर्णित भी की थी। उनमें से कुछ दृष्टियां तो वर्षफल में, अब चरात्मक कारक वर्षफल में, ये जो है तो मेरी बहुत वर्षों की खोज है कि वर्षफल में भी चरात्मक कारक कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब प्रश्न कुंडली में भी चरात्मक कारक का इस्तेमाल करता हूँ। अमात्य कारक हो गया ये, तो वर्षफल में भी किए जाते हैं। तो अब कैसे किए जाते हैं और वो क्या सूत्र है, मैं अब आगे इसका वर्णन करूंगा आपके सामने। तो वर्षफल एक बहुत ही एक तंत्र है जिसपे बहुत ज्यादा अनुसंधान की जरूरत है, और जितने भी नवोदय मान ज्योतिषी हैं उनको इस पे विचार करना चाहिए, इस गहनता से वर्षफल का अध्ययन करना चाहिए, और तब अपनी जो भविष्यवाणियों का आधार इसको बनाना चाहिए। मैं अब आपको आगे लिए चलता हूं। इसको मैं, इस पृष्ठ को मैं बाद में इसको उसका विवेचना करूंगा। अभी आप पहले वो देखिए। ये मैं यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो है, आप मैं आपको दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखें इस चीज को। ये 22 सितंबर 2019 और सुबह 8:34 पे ये जो मैंने लघु आलेख है, ये मैंने फेसबुक के अपने इंग्लिश पेज पे इसको मैंने लिखा था। और ये 22 सितंबर देखिए, इसमें भी आ रहा 22 सितंबर 8:34 AM। ये देखिए, ये मैंने इसको लिया था, बनाया था, मतलब इसको मैंने शेयर किया था, मैंने लिखा था इसको। ये मेरी रिसर्च है, तो मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ आपको। इस चरा आत्मकारक, इसमें एक लिख दिया क्योंकि इसमें शॉर्ट में लिखते तो ये पोस्ट बड़ी सुंदर दिखती है। फेसबुक में विकल्प है कुछ ऐसे भी। तो इस चरा आत्मकारक ऑक्युपाइज द राशि ऑफ नेटल असेंडेंट इन D9, D45 एंड D60, देन राशि चक्र वर्क्स परफेक्टली। कि यदि चलित में और राशि चक्र में ग्रहों का अंतर आ रहा है, लेकिन जो आत्मकारक है वो D9 यानी रोमांश, D45 अक्षवेदांश और D60 सत्यांश। मैं जिस राशि में हूं, किसी एक इन तीनों में से जिस राशि में हो, वो यदि लग्न है या वर्ष लग्न, लग्न है, कुछ भी समझ लो, तो जो राशि चक्र है वो पूर्णतः कार्य करता है। चलित चक्र की आगे पीछे हुई ग्रह स्थिति उसमें फर्क नहीं डालती है। ये सामान्य किंतु प्रभावी एक जो है मेरी खोज है, ये नियम है एक प्रभावी, जो मेरे वर्षों के अनुसंधान पर आधारित है। तो अब इसको मैं आगे व्याख्यात करूंगा कि ये कैसा है इसको, क्योंकि बहुत से जो विद्यार्थी है मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी ये सूत्र कैसे और किन स्थितियों में हम कर सकते हैं, इसको उपयोग कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, मैं इशारा दे दूंगा। संकेत बहुत होता है, जो विद्यार्थी जो खोज कर रहे हैं, जो अनुसंधानात्मक जिनकी बुद्धि है, उनके लिए तो संकेत का पर्याय है। मैं अगले पृष्ठ पर चलता हूँ। इसमें देखो, इसमें मैंने लिखा मुंथा। मुंथा जो है ये वर्षफल में देखा जाता है, ये भी एक ग्रह माना जाता है वर्षफल में, समझे। इसके बारे में मैंने विस्तार से लेख लिखे हैं कि मुंथा जो है, वैसे तो ये भगवान पराशर के सुदर्शन चक्र पद्धति से निकला आया,
कैसे इस पे मैं आगे भी मुंथा पे एक बहुत बड़ी विस्तृत मैं इस पे आलेख लिखने जा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, अभी रुका हुआ है वो। जब पूर्ण हो जाएगा तो मैं प्रकाशित करूंगा उसको। हो सकता है उस पर भी वीडियो लेक्चर में तैयार कर दूं वीडियो वो। तो इसमें जो मुंथा और इट्स लॉर्ड, मुंथा या मुंथा का स्वामी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बेनिफिक और मेलिफिक उपग्रह, देखो यहाँ पे मैंने उपग्रह का जिक्र किया है, गिव्स बेनिफिक और मेलिफिक रिजल्ट। अगर वो उपग्रह जो मुंथा को प्रभावित कर रहे हैं, शुभ है तो शुभ परिणाम देंगे, अशुभ है तो अशुभ परिणाम देंगे। तो ये जो है, ये जो रिसर्च है मेरी, तो अब इन रिसर्चों के आधार पे हम इस वीडियो व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो व्याख्यान की भूमिका तो बना दी है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि ये अगस्त में मैंने 2019 को मैंने ये पोस्ट किए थे फेसबुक पे। जो ये मैंने अभी अभी आपने दो मेरे लघु आलेख देखे हैं, छोटे जो शॉर्ट पोस्ट देखी हैं, तो ये मैंने 15 अगस्त के बाद दोनों पोस्ट की थी, 15 अगस्त 2019 के बाद। तो अब क्यों करी थी? तो मैंने उस समय जब भारतवर्ष का वर्षफल बनाया था, यानी स्वतंत्र भारत की जो कुंडली, जो वृष लग्न की है, उसका जो मैंने 73वां वर्ष प्रवेश में 2019 में बैठता है, वो बनाया था। तो हाँ, हालांकि मैं ये मानता हूं कि मैंने उस पर कोई भविष्यवाणी नहीं करी थी, फिर मैंने उसको चेक किया था। वो तो मैं करता ही रहता हूँ, क्योंकि मैं अधिकतर मैं रिसर्च में ज्योतिष पे करता रहता हूँ, तो ये सब चीजें मैं करता रहता हूँ। तो 73वां वर्ष का मतलब 72 वर्ष पूरे हो गए थे। तो मुंथा का जो निकालने का तरीका है, तो जो जितने वर्ष पूरे हो गए हैं, गताब्द जिसको कहते हैं, जो वर्ष कंप्लीट, टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, उसे संस्कृत का शब्द गताब्द, आब्द माने साल और गत माने जो बीत चुके हैं, वो 72 है। तो 73वां वर्ष है। 72 में जो है जन्म लगन जोड़ दो, जैसे इसमें वृष लगन है तो 2 नंबर हो गया, तो 72 जमा 2 74, इसे 12 से भाग कर दो, और जो लब्धि आती है, माफ कीजिए लब्धि नहीं, जो रिमाइंडर आता है, जो शेष फल आता है, वो 2 आता है। यानी जो मुंथा है वो वृष राशि में होगी, और उसी डिग्री मिनट सेकंड पे होगी जो कि भारत, स्वतंत्र भारत की कुंडली में स्वतंत्र भारत की लग्न है। तो अब मुंथा तो उसी राशि में होगी। अब ये मुंथा जो है लग्न को भी, जन्म लग्न को भी, जो मतलब जो भारत की, स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है, जन्म कुंडली का हो जिसको, उसको भी प्रभावित करेगी, और अपने ऊपर ग्रहों की दृष्टि के अनुसार और वर्ष लग्न में जिस भाव में उसको भी प्रभावित करेगी। शुभ में हो तो शुभ, अशुभ में हो तो अशुभ फल देगी। तो कुंडली के 6, 8, 12 ये अशुभ भाव माने गए हैं, लेकिन वर्ष फल में चौथा भी अशुभ माना जाता है मुंथा के दृष्टिकोण से, जब मुंथा की हम देखते हैं। और 9, 10, 11 मुंथा के लिए बहुत शुभ आते हैं, जिसमें 10वां विशेष है। 5, 9, 11, 5 और 9 ये भी शुभ भाव माने जाते हैं। 3, 5, 9 ये भी शुभ भाव माने जाते हैं मुंथा के दृष्टिकोण से, पर ये विशेष शुभ नहीं होते, जैसे कि 9, 10, 11 होते हैं, लेकिन इसमें भी 10वां विशेष शुभ होता है। तो मुंथा एक चमत्कारिक व्यवस्था है, जिससे हम वर्ष का फल का काफी प्रतिशत भाग सत्य कर देते हैं भविष्यवाणी में। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपको स्वतंत्र भारत के 73वें वर्ष फल की तरफ ले चलता हूं।
ये देखिए, ये 73वां वर्ष है, यानी 72 साल पूरे हो गए हैं। 15 अगस्त 1947 से। तो आप ये देख रहे हैं कि 15 अगस्त 2019 को प्रातः 10:47 और 3 सेकंड पे ये वर्ष प्रवेश हुआ था, सवेरे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। तो इस समय तुला लग्न बैठती है, यदि आप देखें तो ये तुला लग्न बैठती है, और मुंथा जो है 8वें घर में, सबसे अशुभ भाव 8वां माना जाता है। ये 8वें भाव में मुंथा बैठती है, देखो, ये देखिए। अब पहले मैं चलित चक्र का जरा मैं जो है वो कर देता हूँ व्याख्या, क्योंकि राशि चक्र इसमें बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप इस कुंडली का जो वर्ष कुंडली है इसका चरात्मक कारक देखें तो शुक्र है, सबसे ज्यादा अंश जो है राशि में, किसी राशि में वो शुक्र के हैं, किसी भी राशि में। अब ये जिस अक्षवेदांश में है वो तुला के अक्ष, क्योंकि अक्षवेदांश हम जो कुछ चार्ट में बताते होते नवमांश, अक्षवेदांश, षट्यांश, और इससे ऊपर के जो भी चार्ट्स हैं, इससे ऊपर के जो भी वर्ग है, माफ कीजिए चार्ट नहीं वर्ग है, जैसे नाड़ी और सूक्ष्म नाड़ी 150वां और 300वां, इन वर्गों में मेरा जो अनुभव है, जो मेरी समझ है, या जो मेरा जो रिसर्च है, वो ये कहते हैं कि सभी जो है जितने भी इवेंट होते हैं वो हम देख सकते हैं, सभी इवेंट्स देख सकते हैं, समझे? ये नहीं कि इसके लिए इसके सब नहीं सारे देख सकते हैं। तो अक्षवेदांश में अब ये तुलाई देखो तो ये लग्न आ गई, वर्ष लग्न, तो इसका मतलब जो राशि चक्र है वो प्रभावी है इसमें। अब चलित चक्र में क्या फर्क पड़ता है वो बताता हूं आपको। देखिए चलित चक्र का क्या फर्क पड़ा, पहले चलित चक्र को डिस्कस करते हैं, जबकि चलित चक्र राशि चक्र के बाद किया जाता है, लेकिन आज पहले करते हैं। ये देखिए, इसमें चलित चक्र में देखिए तो स्पष्ट है कि जो राहु और बुध है, बुध इसी भाव में, बुध ने अपनी भाव परिवर्तन नहीं किया, पर राहु देखो तो 9वें से निकल के 10वें भाव में आ गया, देखो यहाँ पे 9वें में, इसमें 10वें में आ गया। अब ये देखो अर्धयाम केतु और शनि, ये तीसरे घर में थे, लेकिन ये यहाँ पे चौथे भाव में आ गए, अर्धयाम केतु और शनि। चंद्रमा जो देखो चौथे घर में था, अब यहाँ 5वें भाव में आ गया। अब ये देखो मांदी 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 जो एक जो घर में था वो लग्न भाव में आ गया, देखो मांदी, गुलिक वहीं का वहीं है। गुरु जो दूसरे घर में था वो तीसरे भाव में आ गया। यहाँ देखिए तो जो सूर्य बुध शुक्र यंगम तक जो चौथे भाव में थे, चौथे माफ कीजिए चौथे घर में थे, वो जो है सूर्य शुक्र यंगम तक 11वें भाव में चले गए। तो अब यहाँ पे क्योंकि मुंथा जो है इस पे देखो तो गुरु का प्रभाव हट गया, 8वें घर में, समझे? तो अब इस पे देखो उसके स्वामी 11वें में चला गया, तो मुंथा अशुभ नहीं मानी जाएगी, क्योंकि स्वामी का, मुंथा का बल उसके स्वामी के अधीन है। तो जो मुंथा का स्वामी शुक्र है वो 11वें भाव में चला गया, बाधक है लेकिन फिर भी अच्छा भाव है। और यहाँ पे देखो तो ये किसी भी ग्रह की दृष्टि में नहीं है, शुक्र चंद्रमा देख रहा है और गुरु ने देख रहा है, तो मुंथा पे कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, नहीं है मुंथा पे। लेकिन जब नहीं है तो मुंथा इतना बड़ी विभीषिका नहीं दे सकता था, जैसे कोरोना से होने वाले जो बीमारियां, जो कोरोना से जो कहते हैं ना एक विभत्स हुआ है कोरोना बीमारी से, और जो मृत्यु दर है वो नहीं दे सकता था। ये साधारण ही कोई मतलब एक एपिडेमिक ऐसा जो इलाज में है या जो असर नहीं करता, इस तरह का दे के ले जाता। तो जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि अब हम राशि चक्र में विचार करते हैं, क्योंकि आत्म कारक नहीं, राशि चक्र बलवान कर रखी है। और मैं यह बता दूं, जो आत्म कारक संबंधी मैंने नियम बताए हैं वो अमात्य कारक पे ऐसे ही लगेंगे, क्योंकि अमात्य कारक से भी बहुत चीजें देखी जाती है, वो आत्म कारक की तरह के कार्य करता है बहुत स्थितियों में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अब हम राशि चक्र पर आते हैं। राशि चक्र पर यदि आप देखते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूं, ये मांदी जो है वो कन्या राशि में है, जबकि सॉफ्टवेयर तुला राशि के कुछ 2-1 अंशों में दे रहे हैं, लेकिन जो शुद्ध मांदी है
वो मांदी कन्या राशि में देखो यहाँ से आप देख रहे हैं, मांदी जो कन्या राशि में 25 डिग्री 00 मिनट 29 सेकंड निकल के आती है, जो चली चक्र में लग्न में आ गई है। तो मांदी जो है उसकी जो उसका जो स्पष्ट मांदी स्फुट जो है वो कन्या राशि में तुला में नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर में तुला में लिखा। वो सॉफ्टवेयरों में जो है वो मांदी की जो गणना है वो ठीक नहीं होती है। इसलिए मैं यही करूंगा आप लोगों से कि मांदी जरा अपने हाथ से निकालें, गणना करके निकालें। सूक्ष्म मांदी निकाल पाएंगे, वरना मांदी नहीं निकाल सकते आप। गुलिक तो ठीक निकला होता है, लेकिन मांदी की जो स्थिति है वो स्पष्ट जो है सॉफ्टवेयरों में कंप्यूटर के नहीं होती है। तो हाँ देखिए, अब यहाँ पे देखो ये मुंता शुभ ग्रह गुरु से दृष्ट है, तो मुंता हो गई है। इसने क्योंकि वर्षफल में भी लिखा है, यदि मुंथा अशुभ पड़ी है, गुरु यदि शुभ है उस पर प्रभाव डाल रहा है, तो मुंथा का प्रभाव खत्म कर देता। लेकिन अब मेरे जो मैंने सूत्र बताया इसका कि यदि मुंथा या मुंथा के स्वामी पर, मुंथा या मुंथा का स्वामी उस पर उपग्रह की दृष्टि आदि हो तो ये फल दूषित कर देता। अब यहां स्पष्ट स्थिति होती है कैसे, देखिए, क्योंकि राशि चक्र ही प्रभावी है, वर्ष फल का राशि चक्र। देखिए यहां आप ये बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं कि मृत्यु वो तीसरे घर में है और अष्टम दृष्टि से शुक्र यानी मुंथा के स्वामी को देख रहा है। ये देखिए अष्टम दृष्टि से मंगल की तरह। तो इसने जो मृत्यु ग्रह है उसने मुंथा के स्वामी शुक्र को प्रताड़ित कर दिया, तो मुंथा के 8वें भाव संबंधी कुफल को बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। और यही मुंथा का जो प्रताड़ित मुंथा है वो भारत की जन्म लग्न में है, वृष राशि में। इसका मतलब इसने पूरे देश को विभीषिका में डाल दिया। और ये ठीक 15 अगस्त 2019 के वर्ष में से जो शुरू होता है, और अभी 15 अगस्त 2020 आया नहीं है, इसके बीच में इसने जो है कुछ ही महीनों में जो है विभीषिका उत्पन्न कर दी, विभत्स उत्पन्न कर दिया है। लेकिन यहाँ पे भी गुरु की दृष्टि स्थिति को नियंत्रण में रखती है। और भारत की जन्म लग्न में यदि आप अष्टक वर्ग देखें तो 44 शुभ रेखाएं हैं। स्थिति संभालने की ताकत, दिव्य चेतना भारतवर्ष को मिलती रहती है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं आज का यह वीडियो व्याख्यान आपको उपयोगी रहा होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए। जो ज्योतिषी फलित ज्योतिष पे ज्यादा कार्य करते हैं, जो कि मुख्यतः ज्योतिष तो फलित ही होता है, उनको ये प्रेरणा देगा वीडियो, मेरा ये वीडियो व्याख्यान। बार बार देखिए इसको। अब आपके हृदयों में ये तो बात उठती होगी कि 15 अगस्त 2020 में जब नया वर्ष चलेगा तो क्या स्थिति होगी, ये रहेगी नहीं रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, कोरोना के ऊपर मैं कब जाएगा कैसे होगा मैं पहले ही लिख चुका हूं। मेरे जो है फेसबुक पेज पे है ये, और मेरे जो लिंक्डइन है उस पर भी है ये। मैंने भविष्यवाणी कर रखी है। और कोरा पे भी जो मेरा स्पेस है उस पर भी मैंने कर रखी है। और कोरा के क्वेश्चन है उस पर भी किसी ने पूछा था, मैंने कर रखी है। तो यहाँ पे मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भविष्यवाणी की पुनरावृत्ति नहीं करता। तो यहाँ जिस आलेख का मैं जो मैं माफ कीजिए, आलेख नहीं, यहाँ मैं जिस व्याख्यान में जिस संदर्भ में मैंने आपको ये पूरी एक कक्षा व्याख्यान दिया है, वो
मैंने अपनी जो पहले एक लघु जो आलेख लिखे थे उसका मैंने कैसे उपयोग किया जाता है भविष्य में यह बताया था। प्रिय विद्यार्थियों, ज्योतिष पढ़ने का विषय कम है, ज्योतिष पढ़ के भविष्यवाणी करने का विषय है। तो जो ज्योतिष शब्द है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं आपको कि बहुत से ज्योतिषी कहते हैं कि ये इसका मतलब होता है कि प्रकाश का स्वामी, ज्योति माने प्रकाश, ये प्रकाश का स्वामी, इसका अर्थ इसलिए नहीं है कि ज्योति और ईश हो जाता है। जो ज्योतिष हो जाएगा तो ताप में बड़ी की मात्रा, जो ये दीर्घ संधि बन जाएगी, तो संस्कृत में व्याकरण में दीर्घ संधि होती है, छोटी की मात्रा आती है अंत में और ईश में, तो ये छोटी की मात्रा और जो ईश का ई है वो मिलके जो बड़ी की मात्रा बन जाएंगे। तो ये संयुक्त तो जब लिखा जाएगा संधि के बाद तो ज्योतिष हो जाएगा, छोटी की मात्रा नहीं आएगी, तो वो गलत है। ज्योतिष का मतलब है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे हम कहते हैं पुरुष, यहाँ जो पेट फटा है वो आत्मा का द्योतक है, जो कि परमात्मा का एक अंश है। तो हमारे शरीर में परमात्मा का वो अंश है, तो शरीर को पुर कहा गया। पुर मतलब जो वेल डेकोरेटेड सिटी, आत्मा किसी दूसरे शरीर में तो रहेगी नहीं, तो पुरुष हो जाता है व्यक्ति, जिससे पुरुषार्थ आदि शब्द निकलते हैं कि आत्मा के इस पूर्व रूपी शरीर में वास करने के वजह, क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा शिव का अंश है, ये सभी में विद्यमान है, तो ये शरीर पुरुष हो जाता है, पुरुष कहलाता है। इसी तरह ज्योति में भी वही परमात्मा की आत्मा है। तो जो हमारे अंदर सहस्त्रों अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो ज्ञान स्मृति और रूप में विद्यमान है, वही प्रकाश में होता है। तो प्रकाश का वो अध्ययन, साम्यक अध्ययन, जिससे हम अपने अंतर स्थित अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान को देख सकते हैं, वही ज्योतिष है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये वीडियो व्याख्यान को समापन करता हूं। परमात्मा शिव एवं भगवती पार्वती आपको दिव्य चेतनाएं प्रदान करें। नमस्कार।